हेलो स्टूडेंट, समय एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। तो गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी को। आप सभी का आधा दिन बीत चुका है जो कि बहुत अच्छा रहा होगा और बाकी का दिन भी मंगलमय हो, शुभ हो। तो क्लास हो चुकी है स्टार्ट। एक बार जल्दी से सभी लोग क्लास में आ जाइए। जल्दी से क्लास को एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए ताकि और स्टूडेंट्स क्लास में लाइव आ सके। ठीक है, ओके, बिल्कुल क्लास हो चुकी है शुरू आपकी। नमस्ते जी, नमस्ते, बहुत बहुत नमस्ते आप सभी को। आप लोगों की मनोकामना पूरी हो, जल्दी से ज्वाइनिंग लग जाए। मेहनत आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी। आज का टॉपिक हमारा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, वैसे वाला टॉपिक मैं आपको कवर करवा चुकी हूं, है ना? वैसे कवर करवा चुकी हूं मैं बहुत अच्छे से। एक तो आप जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको देख लेना, अगर बहुत ही बेसिक पढ़नी है। यहाँ पे हम मोटी मोटी चीजों को लेकर चलेंगे। एग्जाम बहुत नजदीक है तो थोड़ा सा इसको लेकर चलते हैं। अब एमएस ऑफिस की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये तीन चीजें इसकी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहला आ जाता है आपका एमएस वर्ड, दूसरा आ जाता है यहाँ पे एमएस एक्सेल और तीसरा आ जाता है यहाँ पे एमएस पावर पॉइंट। ये तीनों ही चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं अगर हम एमएस ऑफिस पढ़ते हैं। क्लियर? तो ये तीनों चीज ही देखते हुए चलेंगे। आज मैं कोशिश करूंगी कि आज मैं आप सभी लोगों को शॉर्टकट कीज भी करवा सकूं। क्वेश्चंस हैं वो भी करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा इसको पूरा गाइड करते हुए चलेंगे। थोड़ा जल्दी होगा, घबराना की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप कैच कर लोगे इजीली, तो थोड़ा इसको स्पीड में लेकर चलेंगे। बहुत सारी चीजें आज कवर करनी है। ओके, चलिए अब यहां पे देखो, जब मैं स्टार्ट करती हूं, यहां पे हम एमएस वर्ड से स्टार्ट करते हैं। इन चीजों को लेकर चलते हैं एमएस वर्ड। मोटी मोटी चीजें क्या पूछा जा सकता है आपसे एमएस वर्ड के बारे में। पहली बात, एमएस वर्ड इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो अगर आप किसी भी प्रकार के दस्तावेज बनाते हैं, अगर आप किसी भी प्रकार के दस्तावेज बना रहे हैं, अगर आप किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट बनाते हैं, चाहे वो डीटीपी हो, मतलब डेस्कटॉप पब्लिशिंग हो। डेस्कटॉप पब्लिशिंग का मतलब क्या होता है? वो बड़ी बड़ी मैगजीन के ऊपर जो फ्रंट कवर आ जाता है, सुंदर सुंदर दिखता है ना, लेख या फिर चित्र कलाकारी करना, चीजों को लिखना, तो वहां पे इसका इस्तेमाल होता है। अगर बड़ी बड़ी कंपनी में आप जाते हो इंटरव्यू देने के लिए तो रिज्यूमे की जरूरत पड़ती है। आपका नाम, मम्मी का नाम, कहाँ रहते हो, पूरा बायोडाटा चाहिए। तो ये सारी चीजें पर्टिकुलरली करने के लिए हम एमएस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। एमएस वर्ड की फाइल एक्सटेंशन क्या होती है? एक्सटेंशन का मतलब होता है पता, एड्रेस। कैसे पहचानोगे कि ये फाइल एमएस वर्ड की है? तो ये होती है .doc और .docx, डॉक्स और डॉक। डॉक होती है 2007 से पहले पहले और 2007 और 2007 के बाद आपकी कौन सी हो जाती है? डॉक्स हो जाती है। क्यों? क्योंकि 2007 में एक्सएमएल भाषा को इसमें जोड़ा गया था। एक्सएमएल की फुल फॉर्म हो जाती है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो इसके तहत क्या हुआ? इसके तहत ही आपका इसका नाम डॉक्स पड़ गया। ठीक है, चलिए और क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी? इसकी लंबाई चौड़ाई इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर क्वेश्चन पूछ लेता है लेंथ और विड्थ के बारे में। तो ये चीजें नोट कर लिया आपने, बहुत अच्छा है। ओके, अब देखो यहां पे अगर हम बात करते हैं इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में, बिल्कुल लाभदायक है। जितने बच्चे पूछ रहे हैं, क्लास लाभदायक है। आप जिस भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें कंप्यूटर चाहे 1 नंबर का है, चाहे 50 नंबर का है, चाहे 40 नंबर का है, चाहे 10 नंबर का है, ठीक है, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। डेली 1 बजे होती है। इसी के साथ अगर मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ तो हम इसका एक मार्जिन लेते हैं। पेज मार्जिन कैसा होता है? अगर यहाँ पे हम बात करते हैं इसके पेज मार्जिन की, तो पेज मार्जिन इसका कैसा होता है इसके बारे में देख लेते हैं। इसका पेज होता है बिल्कुल एक बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट मोड का, है ना। अगर मैं आपसे पेज ओरिएंटेशन की बात करती हूं, पेज ओरिएंटेशन का मतलब क्या हो जाता है? अगर मैं यहां पे पेज ओरिएंटेशन की बात करती हूं तो पेज ओरिएंटेशन, पेज का डिजाइन 2 प्रकार का होता है। पहला होता है पोर्ट्रेट। पहला कौन सा होता है? पहला होता है आपका पोर्ट्रेट मोड और दूसरा होता है आपका लैंडस्केप मोड।
दूसरा कौन सा हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा आपका लैंडस्केप मोड। लैंडस्केप याद है बचपन में जब हम वो बनाते थे सीनरी, पहाड़ निकल रहे हैं, नदियां निकल रही है और झोपड़ियां बनी हुई हैं, तो लैंडस्केप में क्या होता है, इसकी चौड़ाई तो ज्यादा होती है, लंबाई कम होती है, और पोर्ट्रेट मोड में इसकी लंबाई ज्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। तो बाय डिफॉल्ट यही कंप्यूटर लेता है, जिसको हम A4 शीट कहते हैं। इसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है 8 इंच की, और जो लंबाई होती है वो होती है 11 इंच की। इसी वजह से इसको 8/11 बोला जाता है। नीचे का मार्जिन और ऊपर का मार्जिन, जो जगह छोड़ के हम लिखते हैं, वो होता है 1-1 इंच का, और दायां मार्जिन और बायां मार्जिन, लेफ्ट और राइट में, ये होता है 1.25 इंच का। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें कि भैया बता दीजिए आप लोग हमको कि गटर मार्जिन क्या होता है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गटर मार्जिन क्या होता है, व्हाट इज गटर मार्जिन। तो गटर मार्जिन क्या होगा इसके बारे में भी बताना है। क्या होता है गटर मार्जिन? तैयारी नहीं हुई है अभी तक? क्यों नहीं हुई, पहले मुझे एक बात बताओ, क्यों नहीं करी तैयारी? हाँ, डांट तो पड़नी चाहिए, डांट पड़नी चाहिए आप लोगों की। वो तो अभी आप लोग क्या हो, फिजिकली नहीं प्रेजेंट हो ना, आप लोग इसे ढीले में ले जाते हो। भाई दिन पूरी रात रात ना जगना पड़ता है, पता है आपको, तब जाकर लगती है जॉब, ऐसे बैठे बिठाए नहीं लगती हैं। और अगर तैयारी अभी नहीं हुई तो पछताने से कोई फायदा नहीं होता, आप अभी से कर सकते हो, ठीक है। किसी के लिए कभी भी देर नहीं होती, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। जो 3 महीने से कर रहे हैं उनको थोड़ी कम मेहनत लगती है, जो अभी स्टार्ट करेंगे उनको ज्यादा लगेगी। चलिए, तो गटर मार्जिन क्या होता है इसके बारे में बताना है आपको। स्पाइरल बाइंडिंग के लिए वेरी वेरी गुड, बहुत सही। स्पेस लेफ्ट बाइंडिंग, बिल्कुल बाइंडिंग के लिए छोड़ी गई जगह होती है। ओके, निकिता जी, वंदना जी, कुलदीप जोगी, गुड आफ्टरनून। बताना है यहाँ पे, अनिल जी आंसर सभी का आ रहा है यहाँ पे बहुत अच्छे से। तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे गटर मार्जिन क्या होता है, बाइंडिंग के लिए, बाइंडिंग के लिए, बाइंडिंग के लिए छोड़ी गई जगह, बाइंडिंग के लिए छोड़ी गई जगह को क्या कहते हैं, गटर मार्जिन बोलते हैं। अब बाइंडिंग के लिए कैसी जगह छोड़ी जाएगी, जरूरी नहीं लेफ्ट में या राइट में हो सकता है कोई व्यक्ति भाई यहां से बाइंडिंग करवाता है। बहुत सारी फाइलें देखी हैं आप लोगों ने जिसकी ऊपर से बाइंडिंग होती है, तो जहां से भी बाइंडिंग करवा रहे हैं अगर उसके लिए जगह छोड़ते हैं तो वो गटर मार्जिन कहलाता है। क्लियर? MS वर्ड इतना आपको पूछा जा सकता है, डीपली बिल्कुल आपकी प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ सकते हो, कोई डाउट नहीं है। बट यहाँ पे जब क्रैश कोर्स एक तरीके से आपके एग्जाम से थोड़े टाइम पहले चीजों को पढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ पे आपको ये मोटी मोटी चीजें ही याद रखनी है। हो गया, समझ में आया क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे काम करते हैं। आगे चलते हैं, अब हम आ जाते हैं हम MS एक्सेल पे। अगर स्क्रीनशॉट चाहिए बता देना, मैं टाइम दे दूंगी थोड़ा सा। इसके बाद हम देखते हैं MS एक्सेल। MS एक्सेल, अच्छा MS एक्सेल में क्या होगा, तो अगर हमको कोई स्प्रेडशीट बनानी है, मतलब कोई भी डाटा, अगर आप किसी भी डाटा को रो में और कॉलम में दर्शाना चाहते हो, एक्सेल शीट चाहिए उसके लिए, वर्क शीट चाहिए, तो हम MS एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे लिखिएगा स्प्रेडशीट को, स्प्रेडशीट को ही वर्कशीट बोलते हैं, तो ये नोट कर लेना, स्प्रेडशीट को ही वर्कशीट बोला जाता है, ठीक है। तो स्प्रेडशीट को, वर्कशीट को काम में लाने के लिए, स्प्रेडशीट हो गई या फिर वर्कशीट हो गई, इसको काम में लाने के लिए जिसमें आप डाटा को रो और कॉलम में लिखते हैं, जिसमें डाटा को रो और कॉलम में लिखा जाता है, वहां पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, MS एक्सेल का। यहां पे अगर मैं स्प्रेडशीट बनाऊं तो यहां पे आपको बहुत चीजें समझ में आएंगी। सबसे ऊपर होता है आपका टाइटल बार, सबसे ऊपर होता है आपका टाइटल बार, उससे नीचे होता है आपका मेन्यू बार, उसके बाद में यहां पे आ जाता है आपका नेम बॉक्स, यहां पे आ जाता है आपका फॉर्मूला बार। ये पूरी स्प्रेडशीट है, बना देती हूं यहां पे, ये पूरी आपकी स्प्रेडशीट हो जाती है जिसमें नंबर ऑफ रो और कॉलम। रो इनको बोलते हैं और इनको हम 1 2 3 4 से दर्शाते हैं। कॉलम ये होती है, इनको हम A B C D E से दर्शाते हैं। सबसे नीचे वाली बार हो जाती है स्टेटस बार, और साइड वाली बार होती है, क्या कहते हैं इसको, तो इसको बोला जाता है स्क्रॉल बार।
तो ये पूरी की पूरी एक मैंने विंडो बना दी अगर हम MS एक्सेल को ओपन करते हैं। अब देखो क्वेश्चन कहां से पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन बन जाता है MS एक्सेल में फॉर्मूला कहां से शुरू होता है। तो फॉर्मूला शुरू आप कोई भी फॉर्मूला लिखोगे हमेशा इक्वल टू का साइन ही लिखते हो। फॉर्मूला हमेशा इक्वल टू के साइन से शुरू होता है। दूसरा, आपका जो एक्टिव सेल है, जो आपका एक्टिव सेल होता है, एक्टिव सेल का मतलब वर्तमान वाला सेल जिस पे आप काम कर रहे हो, जो आपका वर्तमान सेल होता है या जो आपका एक्टिव सेल होता है, ठीक है, वो आपका कहां पर उसका एड्रेस या पता दिखाया जाता है। तो हम एक्टिव सेल को नेम बॉक्स में दर्शाते हैं। नेम बॉक्स ये वाला है। जैसे मैं यहां पे काम कर रही हूं तो ये हो जाएगा C2 और C2 कहां लिखा हुआ आएगा, नेम बॉक्स में। तो आपका वर्तमान में जो भी जिस सेल पे काम कर रहे हो वो आपका नेम बॉक्स में दर्शाया जाता है। फिर पूछ लेगा भाई ये 2000, बात करती हूं मैं 16 की, तो इसके अंदर रो की कितनी संख्या है, कॉलम की कितनी संख्या है। रो है 10,48,576, कॉलम है 16,384। ठीक है, इसके बाद क्या पूछ सकता है, इसके बाद आपसे ये भी पूछ सकता है रो और कॉलम के कटाक्ष को क्या कहा जाता है। रो और कॉलम के कटाक्ष को क्या कहा जाता है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है सेल। इसको बोला जाता है सेल, है ना। जहां रो और कॉलम आपस में काट रही हैं एक दूसरे को और जो ये डिब्बा बन रहा है इसको हम बोलते हैं सेल। क्या बोला जाता है, इसको सेल बोला जाता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, पढ़ लो, टाइम इतना भी नहीं बचा। बाइंडिंग के लिए छोड़ी गई जगह बिल्कुल, ये तो बहुत ठीक है। हाँ पढ़ लो भाई, इतना टाइम नहीं है आपके पास। जितना हो सके उतना कोशिश करो कि आप भी आंसर दें, ज्यादा से ज्यादा आप लोग भी आंसर दें यहाँ पे, तो ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में। बहुत चीजें नई नई मिलेंगी और नो डाउट आपको बहुत नॉलेज हो गई है, आपने बहुत पढ़ रखा है। चलो देखो यहाँ पे चीज समझ में आई। रो और कॉलम के कटाक्ष बिंदु को, जहां पे रो और कॉलम इंटरसेक्ट करती है उसको क्या बोलते हैं, उसको सेल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है, उसको सेल बोला जाता है। इसकी एक्सटेंशन क्या होती है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो आपका MS एक्सेल है इसकी एक्सटेंशन होती है, पता क्या, और 2007 के बाद, ये याद रखना है आपको बस। बाकी और कुछ भी चीज इसमें से ज्यादातर नहीं पूछी जाती। एक चीज बन जाता है भाई, अकाउंटिंग के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन बन जाता है कि अकाउंटिंग के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं। तो अकाउंटिंग के लिए भी आपका MS एक्सेल का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, बस तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हो जाएंगे जो आपसे डेफिनेटली पूछे जाते हैं। शॉर्टकट कीज मैं लेकर आई हूं, वो आपको समझाऊंगी, फिक्र मत करना। मैंने बोला था और जो मैंने एक बार बोल दिया फिर वो मैं करवाती हूँ। इस वजह से मैंने कल नहीं करवाया क्योंकि प्रॉपर नहीं थी वो चीज, है ना। चलो आया समझ में, ये चीजें क्लियर हैं। ओके चलिए चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट क्या पूछ सकता है, तो अब हम आते हैं पावर पॉइंट पे। ये चीज, अच्छा एक चीज तो रह गई आपकी, अगर आपको नई शीट चाहिए तो आप कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कोई नई शीट लेना चाहते हैं तो आप कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, शिफ्ट के साथ F11। शिफ्ट के साथ F11 एक नई आपको शीट मिल जाएगी। ठीक है, नई शीट मिल जाती है। अब चलते हैं हम पावर पॉइंट पे, फिर शॉर्टकट कीज भी करने और क्वेश्चंस भी हैं हमारे। नेक्स्ट आप यहाँ पे नोट कीजिएगा, MS पावर पॉइंट बहुत ही छोटा टॉपिक है। मेन बिंदु देखेंगे जो इसमें से पूछे जाते हैं। ये हो जाएगा आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लियर है। चलो बहुत अच्छी बात है। ओके हाँ, शिफ्ट प्लस F11 बिल्कुल करेक्ट है। बफरिंग नहीं हो रही, सिर्फ बफरिंग हो रही है, शैतानी मत करना। हाँ नहीं हो रही बफरिंग, किसकी बफरिंग हो रही है, नहीं हो रही भाई बफरिंग, ऐसे मत करो, शैतानी मत करो। 5 मिनट आपका निकलेगा, 5 मिनट यहाँ पे निकलेगा, सही बार चेक कर लेना। फिर भी नहीं हो रही ना, ओके सिर्फ पानी। चलो तो यहाँ पे हम MS पावर पॉइंट की बात करते हैं। MS पावर पॉइंट में क्या होता है, तो MS पावर पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है स्लाइड्स बनाने के लिए। MS पावर पॉइंट का इस्तेमाल किया जाता है स्लाइड्स बनाने के लिए, या फिर आप लिख सकते हो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए।
अगर आपको किसी भी तरीके का प्रेजेंटेशन बनाना है, अगर आपको किसी भी तरीके की प्रस्तुति देनी है, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? एमएस पावर पॉइंट का। एमएस पावर पॉइंट का एक्सटेंशन क्या हो जाता है? तो एमएस पावर पॉइंट का एक्सटेंशन, जिसको हम पता बोलते हैं, वो होता है .ppt और .pptx। क्लियर? क्या होता है .ppt और pptx? क्लियर? आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या पूछ सकता है आपसे? इसमें एक शब्द होता है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? इसमें एक शब्द होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, इसके बारे में एक बार आंसर करना जल्दी से भाई। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? एक बार आंसर करो, फिर मैं बताती हूं यहां पे। ठीक है, ओके, क्लियर है बिल्कुल? हाँ, ट्रांजिशन क्या होता है इसके बारे में बताओ। बिल्कुल सही यहां पे बता रहे हो आप कि न्यू स्लाइड के Ctrl+M का इस्तेमाल होता है। ओके, बट क्या होता है? ट्रांजिशन इफेक्ट होता है। और यहां पे आंसर आना स्टार्ट हुआ है आपका। एक्सेल में मिनिमम रो और कॉलम बता दिया मैंने। एमएस एक्सेल का मिनिमम एक होता है। मिनिमम एक होता है। एक मिनट रुकना बस। मिनिमम एक होता है। मिनिमम एक होता है। अगर मैंने यहाँ पे कोई एक्सेल बना दिया शीट, तो यहाँ पे अगर आप छोटे से छोटा मिनिमम पूछोगे ना, तो वो मिनिमम आपका होता है एक 1 by 1, ये वाला। अच्छा, ये क्वेश्चन अच्छा पूछा। जो पहली सेल होती है उसका नाम क्या होता है? पहली सेल का नाम होता है A1। लिख लेना, जो पहली सेल होती है उसका नाम होता है A1। A कॉलम है, 1 रो है। ठीक है, चलिए। ट्रांजिशन का मतलब होता है जब भी एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाया जाता है, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाते हैं, उसी को ट्रांजिशन बोला जाता है। पहली स्लाइड आई, फिर उसको हटाओगे, दूसरी स्लाइड। वो किस हिसाब से आ रही है? आपने देखी होंगी शादी की सीडी वगैरह होती हैं, उसमें नहीं होता कि जब वरमाला दिखाते हैं तो पहले दूल्हे की तरफ से, भाई वर की तरफ से इतने लोग, वधू की तरफ से इतने लोग, फिर वरमाला पहनाते हुए, फिर विदाई करते हुए, तो बहुत अलग अलग तरीके से आपकी ट्रांजिशन होती है ना। फूल पत्ती छोटा सा आया, फिर खुल के बड़ा हो गया, एरोप्लेन उड़ गया। तो ये चीजें आपकी ट्रांजिशन कहलाती हैं, जब भी हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाते हैं। अगर आपको स्लाइड को हाइड करना है, अगर आप स्लाइड को छिपाना चाहते हैं, तो आप कौन से सिंबल का इस्तेमाल करेंगे? स्लाइड को छिपाने के लिए हम इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। ये भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है, स्लाइड को छिपाने के लिए स्लैश का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद एक और क्वेश्चन मेरे अभी माइंड में आया, ये पूछ सकता है इसमें से, अगर आपको कोई न्यू स्लाइड लेनी है, अगर आप कोई नई स्लाइड को लेना चाहते हैं, तो आप कैसे लोगे? कोई नई स्लाइड लेने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? जल्दी से बताना जरा मुझे। और कोई नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? कोई नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? ठीक है, प्रेजेंटेशन, कोई नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए और कोई नई स्लाइड बनाने के लिए, जल्दी से शॉर्टकट की बताओ मेरे को यहां पे फटाफट से। अच्छा, भूल गए, 1 साल हो गए शादी में गए हुए। हाँ, कोरोना चल रहा है, नहीं है ना, अपने में किसी की शादी पड़ती नहीं, और बाहर वाले फिर बुलाते नहीं। भाई 30 लोग तो उनके घर के ही हो जाते हैं, है ना। टाइम हो गया, चलो कोई नहीं, सिलेक्शन लो, फिर करना आप लोग दावत वावत नहीं। सिलेक्शन हो जाएगा, अपने फ्रेंड्स को बुला लेना, हो जाएगी पार्टी। जरूरी थोड़ा ना शादी की हो। न्यू स्लाइड की अगर मैं बात करती हूँ, तो Ctrl+M बिल्कुल सही आंसर है। और न्यू प्रेजेंटेशन के लिए Ctrl+N होता है। अब मुझे एक बात बताओ, आपको कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? स्लाइड क्या है और स्प्रेडशीट क्या है और पेज क्या है? अगर हो रही है तो इसको भी मैं अभी दूर करती हूं। ठीक है, हाँ, Ctrl+M बिल्कुल ओके। चलो, भावनाओं में मत नहीं बहना है हम लोगों को, पहले हम लोगों को यहाँ पर कवर करनी है। क्लास नहीं है, क्रैश कोर्स से कवर हो जाएगा। भाई देखो, मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं बोलूंगी कि टोटली आपको डिपेंड होना है। देखो, 1 घंटे के अंदर कितना आप पढ़ सकते हो वो आपको भी पता है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, वो आपको कंटेंट से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, टीचर यहाँ पे हर कोई पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन आपको वो पढ़ना है, रिवीजन करना है, वो चीज आपको ही करनी है। हम रास्ता दिखा सकते हैं, पर चलोगे आप उसमें। और 1 महीने अगर नहीं सो जाओगे ना, या फिर 10-15 दिन अगर लगकर मेहनत कर लोगे, नहीं सोओगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आंखों के नीचे काले घेरे तो आएंगे, वो सब चमक उठते हैं जब ज्वाइनिंग लेटर आता है।
ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जैसे मैं बात करती हूँ MS वर्ड की, इसके बाद हम बात करते हैं MS एक्सेल की, इसके बाद बात होती है MS पावर पॉइंट की। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कैसे कैसे कौन कौन सी चीजें काम करती हैं। MS वर्ड में हमारे पास पेज होता है और नए पेज को लाने के लिए Ctrl+N शॉर्टकट की का इस्तेमाल होता है। MS एक्सेल में स्प्रेड शीट होती है और नई स्प्रेड शीट को लाने के लिए हमें शिफ्ट के साथ F11 का इस्तेमाल करना पड़ता है। और MS पावर पॉइंट में हमको स्लाइड्स चाहिए होती हैं और नई स्लाइड्स को लाने के लिए Ctrl+M का इस्तेमाल होता है। बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है। MS Word.docx, MS Excel.xlsx और MS PowerPoint.pptx, बस ये चीजें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद होनी ही चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं हम शॉर्टकट कीज पे। क्लियर? ओके, हाँ, स्लाइड के समूह को प्रेजेंटेशन कहते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ओके, समझ में आया? यस मैम। मनीष द्विवेदी जी लिब्रे ऑफिस में टेक्निकल टैगपुर पर करवा चुकी हूं, उसकी आप एक बार वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा। मैं लिब्रे ऑफिस कंप्लीट करवा चुकी हूं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपनी शॉर्टकट कीज को। मैं कोशिश करूंगी कि आपको मैं क्लास के अंदर ही शॉर्टकट कीज याद करवा दूं। शॉर्टकट कीज 5000 हैं, हमें मेन इंपॉर्टेंट याद करनी है, तो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं। उनको याद करेंगे, कोशिश करेंगे कि क्लास में ही याद हो जाए। बाकी स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग और उस स्क्रीनशॉट को अपने वॉलपेपर पे लगा देना और तब तक मत हटाना जब तक याद ना हो जाए। ठीक है, देखो यहां से स्टार्ट करते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है। वैसे है तो बहुत, फंक्शन की से स्टार्ट करते हैं। फंक्शन की अगर मैं बात करती हूं, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, कीबोर्ड की। कीबोर्ड के अंदर टोटल कितनी फंक्शन की होती हैं? तो कीबोर्ड के अंदर कुल मिलाकर कितनी फंक्शन की होती है? 12 फंक्शन की होती है। याद है ना, कीबोर्ड में 12 फंक्शन की होती हैं। अब मैं एक कहानी सुनाऊंगी, थोड़ी सी सुन लेना, उसके बाद आपको याद हो जाएगी। अब देखो कैसे शुरुआत होती है। F1 होती है हेल्प के लिए, मदद के लिए। सबसे पहले कोई भी नाम ले लेते हैं हम, चिंटू लाल नाम ले लेते हैं। नहीं तो चिंटू लाल जी क्या करते हैं? मदद मांगते हैं। सबसे पहले हेल्प मांगी जाएगी। दूसरे नंबर पे F2 का काम होता है रीनेम करने का। मदद मांगती, उन्होंने अपना नाम बदल दिया, मतलब रीनेम कर दिया। तीसरी फंक्शन की होती है F3, होती है सर्च करने के लिए। मदद मांगी, नाम बदल दिया, अब उस व्यक्ति का पता ढूंढ रहे हैं, जो एड्रेस ढूंढ रहे हैं उस व्यक्ति का, किसने मदद की थी, है ना। तो सर्च कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं उस व्यक्ति को। तो F3 होता है सर्च करने के लिए। F4 का कोई लेना देना नहीं होता। F4 के साथ होता है Alt+F4। Alt+F4 होता है वर्तमान की विंडो को बंद करने के लिए, करंट में जो विंडो चल रही है उसको क्लोज करने के लिए। मदद मांगी, नाम बदला, ढूंढना शुरू कर दिया, नहीं मिले तो उन्होंने बंद कर दिया ढूंढना। इतना समझ में आया? ये कहानी यहां पर हुई। F5 का मतलब होता है रिफ्रेश। भाई उन्होंने पहले ये चारों काम कर दिए, फिर उनको याद आया नहीं भाई मैं तो उनका पता ढूंढ के रहूंगा, फिर वो रिफ्रेश हो गया। ठीक है, F5 में रिफ्रेश हो गया। F6 की अगर मैं बात करती हूं तो एड्रेस बार के लिए इस्तेमाल होता है, URL के लिए इस्तेमाल होता है। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, एड्रेस को ढूंढना। रिफ्रेश होने के बाद फिर उसने एड्रेस ढूंढा, पहले इंसान को ढूंढ रहा था फिर एड्रेस ढूंढा। F6 हो गया। F7 होता है स्पेलिंग चेक। उसने देखा भाई जो एड्रेस लिखा है उसकी कोई स्पेलिंग तो गलत नहीं है, उसने फिर वर्तनी चेक करवाई, स्पेलिंग चेक करवाई। F8 का मतलब होता है रिबूट करना। रिबूट का मतलब क्या होता है? सिस्टम को दोबारा से चालू करो, है ना। तो उन्होंने वर्तनी चेक कर ली, फिर सिस्टम को दोबारा से चालू करवा दिया, सारी चीजें उनको पता चल गई, सिस्टम चालू हो गया। ये 2 कहानी हो गई F8 तक। F9 पे आते हैं। F9 चमक को कम करता है, F10 चमक को बढ़ाता है। तो पहले क्या हुआ? पहले उसकी जब कुछ मिल गया, सब काम हो गया था, तो पहले उसके चेहरे की चमक घट गई। भाई जो पैसा देगा उसकी घट जाएगी, जो पैसा लेगा उसकी चमक बढ़ जाएगी। तो ब्राइटनेस कम होती है F9 से, ब्राइटनेस ज्यादा होती है F10 से। F11 का काम क्या होता है? ये 2 याद रखनी पड़ेंगी। F11 का काम होता है फुल स्क्रीन करना। कोई भी विंडो है, छुटकी सी है, उसको बड़ा करना है, फुल स्क्रीन पर दिखाना है तो F11, और बड़ी स्क्रीन से छोटा बनाना है तो भी F11। F12 का मतलब क्या होता है? सेव एज डायलॉग बॉक्स को खोलना। आपको अगर कोई फाइल आपने पहले से सेव कर रखी है, उसका नाम कुछ और करके कहीं और संग्रहित करना है, सेव करना है, तो F12 होगी।
पूरा आपको याद रखनी है, ठीक है, पूरी कहानी बस याद रखना। मदद करेंगे, नाम बदलेंगे, रीनेम हो गया, ठीक है, पहले हेल्प हुई, रीनेम हुआ, सर्च किया, फिर ऑल्ट प्लस F4 से क्लोज कर दिया विंडो, F5 से रिफ्रेश किया, एड्रेस बार ढूंढा, स्पेलिंग चेक करी, और उसके बाद क्या करा, F7 स्पेलिंग चेक करी, फिर रिबूट कर दिया, फिर ब्राइटनेस कम हुई, ब्राइटनेस बढ़ी, उसके बाद फुल स्क्रीन हुई, और फिर उस चीज को हमने सेव करके रख दिया। तो बस ये चीजें आप याद कर लोगे, यकीन मानना फंक्शन की कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखोगे, हाँ बिल्कुल सही है, सेव एज के लिए होता है, हाँ रिफ्रेश करने के लिए भी होता है, ठीक है, रिफ्रेश करने के लिए भी होता है, रिफ्रेश हो गया। या फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रिफ्रेश की बात करते हैं, रिफ्रेश अगर आपको विंडो रिफ्रेश करनी है, रीलोड करनी है उसके लिए, तो F1 हो गई आपकी हेल्प की, ये मैं समझा ही चुकी हूँ। F2 हो गया, सेलेक्ट करोगे सेल को, और यहाँ पे रीनेम भी लिखना, ठीक है, सेलेक्ट का नाम बदलने के लिए, रीनेम करने के लिए। यहाँ पे अगर आप हिंदी में लिख रहे हो तो लिख लेना नाम बदलने के लिए, नाम बदलने के लिए, ठीक है। कुछ समझ में ना इंग्लिश में तो बता देना, मैं हिंदी में लिख दूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। F3 हो जाता है सर्च करने के लिए, F3 हो जाता है सर्च करने के लिए। या फिर रुको, इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे थोड़ा ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। इसको मैं जैसे मैंने आपको समझाया है वैसे ही लिख देती हूँ, कुछ नहीं रखा, थोड़ा सा रहम लगेगा। F1, F2, F3, F4, एक कहानी हमने ये बनाई थी। उसके बाद आया था F5, F6, F7, F8। उसके बाद आया F9, F10, F11 और F12, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना। F1 हो जाएगी हेल्प की, हेल्प की। F2 हो जाएगी आपकी रीनेम, नाम बदलने के लिए। F3 फिर उसको ढूंढेगा, सर्च करेगा, और फिर F4 का कुछ नहीं होता, ऑल्ट के साथ अगर आप F4 को दबाते हो तो जो आपकी करंट विंडो है, जो वर्तमान में आपकी विंडो ओपन हुई है, वो बंद हो जाएगी, ठीक है। F5 रिफ्रेश करने के लिए इस्तेमाल होता है, F5 का इस्तेमाल होता है रिफ्रेश करने के लिए। F6 का इस्तेमाल होता है एड्रेस बार के लिए, एड्रेस बार या URL लिख सकते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, पता करने के लिए। F7 होती है वर्तनी को चेक करना, स्पेलिंग को चेक करने के लिए, वर्तनी को जांचने के लिए। F8, 8 को लिटा दो, बन जाएगा ये क्या, रिबूट, रिबूट के लिए F8 होता है। F9 ब्राइटनेस, F9 होता है ब्राइटनेस, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में चमक, कम करेगा। और F10 की बात अगर मैं करती हूं तो ये क्या काम करता है, ब्राइटनेस को या चमक को बढ़ाता है। F11 फुल स्क्रीन कर देगा। और F12 की अगर मैं बात करती हूँ, सेव एज डायलॉग बॉक्स है। वैसे आप लिख सकते थे बट मैंने लिखवा दिया, क्योंकि जो मैंने पढ़ाया है मेरा पूरा कर्तव्य बनता है कि मैं उसको लिखवाऊं, ठीक है। याद हो गया ना सब? डेफिनेटली ये क्रैश कोर्स जिसे बोल सकते हो आप, एग्जाम से थोड़ा टाइम पहले ही हो रहा है, तो ये इसी वजह से आपका करवाया जा रहा है, क्योंकि आपको याद हो जाए क्लास के अंदर ही ना, और ज्यादा टाइम नहीं मिले, आप इसी के अंदर याद कर लो, ठीक है। ओके चलो आगे चलते हैं। चलो अब देखो, यहाँ पे हम बात करते हैं शॉर्टकट कीज की, कुछ मेन शॉर्टकट कीज की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलो तो शिफ्ट के साथ F1 का इस्तेमाल होता है व्हाट्स दिस विंडो। वैसे तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है मैं बस वही बताऊंगी, इसको मत करना। इसमें आपको क्या करना है, एक तो शिफ्ट प्लस F2 करना, एडिट सेल के कमेंट, सेल का जो कमेंट होता है, जो हम MS एक्सेल की शीट बनाते हैं उसके ऊपर एक कमेंट होता है, सेल के कमेंट को अगर आप एडिट करना चाहते हो, कुछ चेंज करना चाहते हो, तो शिफ्ट के साथ F2 दबा दो। और कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, F5 इंपॉर्टेंट है शिफ्ट के साथ सर्च बॉक्स के लिए। F3 भी इंपॉर्टेंट है, एक्सेल के फॉर्मूला विंडो को ओपन कर देता है, ठीक है। अगर आप कहोगे तो अरे कल की आप लोगों को वो नहीं मिली होगी ना, कल की आप लोगों को नहीं मिला होगा, PDF नहीं मिली होगी, है ना, क्योंकि उसमें थोड़ा सा एनक्रिप्टेड हो गई थी वो जो PDF मैंने भेजी थी, इसलिए वो अपलोड नहीं हो पाई। आज मैं आपको कल की क्वेश्चंस की PDF और ये भी भेज दूंगी,
डेफिनेटली भेज दूंगी आज। तो ये मैं शॉर्टकट कीज भेज दूंगी। इंपॉर्टेंट जो है लिख लो, वही याद करनी है आपको। F8 याद करनी है, और इसमें अगर देखा जाता है कंट्रोल प्लस F4 का भी काम वही है, करंट विंडो को क्लोज कर देगा। और बस बाकी और याद मत करना, बाकी और शॉर्टकट कीज याद नहीं करनी, ठीक है। चलिए, तो ये मेन इंपॉर्टेंट हो जाएंगे अगर हम शॉर्टकट कीज की बात करते हैं। अब थोड़ा टाइम बचा है, हम क्वेश्चन कर लेते हैं। बाकी और जो शॉर्टकट कीज होंगी उनको हम देखेंगे कल, और मैं एक बार आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप पहले से भी पढ़ के आओगे तो और मजा आएगा फिर करने के लिए। चलते हैं अपने क्वेश्चन सेशन पर। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन पर। यदि पहले से सेव किया गया फाइल एडिट किया जाए तब क्या होगा? पहले मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आप आंसर करोगे, फिर मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करती हूँ। इफ द प्रीवियसली सेव्ड फाइल इज एडिटेड, तो क्या होगा बताइए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। कल नहीं डली थी, कल मैं बता रही हूँ ना, वो एनक्रिप्टेड हो गई थी, इस वजह से आपकी जो पीडीएफ है वो डाउनलोड मतलब अपलोड ही नहीं हो पाई है ना। बट आज आपको मिल जाएगी, डेफिनेटली आज आपको मिल जाएगी, परेशान मत होना। आज मैं आपको इसकी शॉर्टकट कीज की भी थोड़ी दे दूंगी और वो भी दे दूंगी। और जितने यहाँ पे एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट हैं आप भी सुन लेना, क्योंकि देखो हो नहीं पा रही ना एप्लीकेशन की क्लास, आई नो। जितने यहाँ पे एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट्स हैं मैं आप लोगों को बोल देती हूँ कि आप लोगों के जो क्वेश्चंस है, एक सेक्शन बना होगा अलग से एप्लीकेशन में, प्रैक्टिस सेशन, आप वहां पर जाना, वहां पे मैं सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दूंगी, आप उसको लगा लेना जितने एप्लीकेशंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, तो आंसर करना एक बार जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यहाँ पे आना स्टार्ट हो गया, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। परिवर्तन के स्टोर करने हेतु फाइल को फिर से सेव करना जरूरी होता है। प्रीवियसली सेव्ड फाइल को एडिट इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर आपने उसमें कोई भी चेंज किया है तो आप उसको दोबारा सेव करोगे। सपोज मैंने यही फाइल ओपन करी है और मैं यहाँ पे एडिटेड की जगह कुछ और लिख देती हूँ, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एग्जाम्पुल, और ये लिखने के बाद मुझको इस फाइल को दोबारा से सेव करना पड़ेगा, तभी एडिट की जगह एग्जाम्पुल आएगा। क्लियर? तो कोई भी परिवर्तन किया उसको चेंज करने के लिए हम ऐसा करते हैं, ऑप्शन बिल्कुल सही है। जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्या पूछा हुआ है यहाँ पे। बजट सर्जित करने हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? द सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट अ बजट इज कॉल्ड। कौन सा सॉफ्टवेयर है भाई जिसमें बजट कर सकते हो आप सब कुछ चीजें? क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? हाँ बताना यहाँ पे क्या हो जाएगा। सोनम गुज्जर जी क्या पूछ रहे हो बच्चा? हाँ रिफ्रेश करने के लिए होता है F5, बिल्कुल। ऑटो सेव हो जाता है एक्सेल में, बिल्कुल ऑटो सेव एक्सेल के अंदर होता है, लेकिन इसमें करना पड़ेगा वर्ड के अंदर, ठीक है। ओके ओके ओके, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए आप लोग, पढ़ाई आएगा ना, पढ़ाई आएगी, एग्जाम्पल हम सबके अंदर है। चलो क्वेश्चन नंबर अगर 2 की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 के लिए यहाँ पे आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन भी स्टूडेंट्स ने आंसर डी किया है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, कोई भी ऐसा डाटा जिसको आप रो और कॉलम में सेव कर सकते हो, कोई भी ऐसा डाटा जिसको रो और कॉलम में सेव किया जा सकता है वो स्प्रेडशीट के अंदर होगा। और बजट को हम कर सकते हैं, जनवरी में इतना खर्चा होगा, फरवरी में इतना खर्चा होगा, सारी डिटेल आपकी स्प्रेडशीट में आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, सेल में दर्ज किए गए अंकों और सूत्रों को फॉर्मूले को क्या कहा जाता है? द नंबर्स एंड फॉर्मूलाज एंटर्ड इन द सेल आर कॉल्ड। सेल के अंदर आप जो नंबर लिखते हो उनको क्या कहा जाता है? लेबल, न्यूमेरिकल एंटर्स, इंटरसेक्शन, टेक्स्ट या फिर फिलर्स। क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? थैंक यू सो मच, बट आज मेरा बर्थडे नहीं है ना। चलो आंसर बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा। मॉडर्न क्या होता है? बिल्कुल अभी मैं आपको मॉडर्न के बारे में बता देती हूँ, पहले हम ये क्वेश्चंस कर लें। अराउंड आपके कम से कम 15 से क्वेश्चन तो कर ही लेने हैं हमको आज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, नंबर की बात कर रहा है वो, तो क्या होगा? न्यूमेरिकल एंट्रीज होंगी, अंक वाली एंट्रीज। नंबर की बात कर रहा है तो नंबर वाली एंट्री होंगी, लेबल नहीं होता है। नंबर की बात कर रहा है तो नंबर वाली एंट्री होंगी। अगर बात करता ABCD की तो टेक्स्ट होता है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यह किसका उदाहरण है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? क्लोज सोर्स, ओपन सोर्स, हॉरिजॉन, पैरेलल, वर्टिकल, पार्केट या फिर कंपाइलर। क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हाँ बताना यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके विजय जी,
ऐसे ही तो समझाया जाता है। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन है, वहां पे टॉपिक कवर करवानी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे आंसर सी आना स्टार्ट हो गया है, क्षितिज समांतर मार्केट सॉफ्टवेयर। इसको आप सी करना, मैं बताती हूँ कैसे। क्योंकि देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो कहीं दे नहीं रखा। क्या आपको कहीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दिखाई दे रहा है? तो हमको यहाँ पर कहीं भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो मार्केट सॉफ्टवेयर होगा, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि हम कभी भी इंस्टॉल भी कर सकते हैं और उसको डिलीट भी कर सकते हैं। वो क्या कहलाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या मार्केट सॉफ्टवेयर। तो एमएस वर्ड को हम अपने तरीके से अगर जरूरत है तो उसको इंस्टॉल कर लो, नहीं है तो अनइंस्टॉल कर दो, डिलीट कर दो। क्वेश्चन नंबर 5, आप इनमें से किसका प्रयोग चयनित पाठ टेक्स्ट को कॉपी करने और दस्तावेज में पेस्ट करने के हेतु करते हैं? मतलब कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज होती है, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कीज होती है? बिल्कुल गौरव जी, चलिए बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा? गजब की हिंदी बनाई है, हिंदी इंग्लिश दोनों है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। हिंदी इंग्लिश दोनों होगी। थर्ड का भी आंसर आना स्टार्ट हो गया भाई यहाँ पे। ओके, 5 का ए आंसर आ रहा है, ए सबका ए आ रहा है। ओके चलो देखते हैं, बिल्कुल सही। कॉपी कंट्रोल+C से कॉपी होता है और कंट्रोल+V से पेस्ट होता है। याद रखना है आपको, जब भी आप कोई भी डाटा चाहे कॉपी करते हैं चाहे कट करते हैं, जब भी आप किसी भी डाटा को या तो कॉपी करो या कट करो और इसको किसी दूसरी जगह ले जाकर हम इसको पेस्ट करते हैं, तो उस दौरान आपका जो डाटा होता है वो कहाँ पे सुरक्षित रहता है? वो सुरक्षित रहता है क्लिप बोर्ड में। याद रखना, क्लिप बोर्ड में डाटा आपका क्लिप बोर्ड में सुरक्षित रहता है। जब भी आप डाटा को कॉपी करते हो या पेस्ट करते हो तो उस दौरान थोड़े से समय के लिए टेम्पररी मेमोरी होती है, ये अस्थायी रूप से कुछ टाइम के लिए डाटा को होल्ड करके रखती है, और एक बार डाटा को कॉपी करने के बाद कई बार उसको पेस्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सी यूनिट के रूप में सेव्ड इंफॉर्मेशन कलेक्शन होता है? डैश इज अ कलेक्शन ऑफ सेव्ड इंफॉर्मेशन एज अ यूनिट। बताइए, फोल्डर, फाइल, पाथ, फाइल एक्सटेंशन, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? हाँ, क्लिप बोर्ड बिल्कुल सही है आंसर। बिल्कुल 24 आइटम्स आप रख सकते हो क्लिप बोर्ड के अंदर, लेकिन अगर लाइट चली गई तो क्लिप बोर्ड का डाटा भी डिलीट हो जाता है। ये भी याद रखना, क्योंकि ये वॉलेटाइल होती है, जैसे रैम होती है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करना है। यहाँ पे आंसर आना स्टार्ट हो गया। ऑप्शन ए फोल्डर बिल्कुल ठीक है। फोल्डर के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन एक कलेक्शन की तरीके से संग्रहित रहती है या सेव रहती है। अगर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन को सुरक्षित संग्रहित करके रखना है तो यू हैव टू क्या करना पड़ेगा? फोल्डर में कलेक्ट करना पड़ेगा। तो फोल्डर इसका बिल्कुल सही आंसर होता है। एक फोल्डर के अंदर फोल्डर सब फोल्डर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वर्कशीट का बेसिक यूनिट जिसमें आप एक्सेस में डेटा स्टोर करते हैं वो क्या कहलाता है? आंसर बताइए जल्दी से। क्या हो जाएगा? आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। ओके, आंसर आना स्टार्ट हो गया यहाँ पे आप लोगों का। बिल्कुल सही है, सेल आंसर आ रहा है और सेल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की, तो रुक जाओ, पीडीएफ बताऊंगी लास्ट में क्लास के, अभी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। वर्कशीट के अंदर डाटा आप सेल के अंदर सेव करते हो। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। अब बताओ, इसमें अगर किसी ने गलती करी ना फिर मैं पिटाई करूंगी। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या होता है? व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ एक्सेल स्प्रेडशीट? बताइए आंसर इसका। एक्सेल स्प्रेडशीट का क्या एक्सटेंशन होता है? ए, बी, सी, डी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई? क्यूआर कौन सा क्वेश्चन लिखा था आपने? आप में से किसी ने क्वेश्चन लिखा था, वो ऊपर चला गया, एक बार दोबारा लिख दीजिएगा। ओके चलो, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे XLSX कहाँ दे रखा है? बी में। तो यहाँ पे XLSX तो दे नहीं रखा, लेकिन ये भी तो होता है, तो आंसर इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। डॉक किसके लिए होता है? MS वर्ड के लिए होता है, डॉक्यूमेंट के लिए होता है। PPT होता है MS पावर पॉइंट के लिए।
और EXE किसके लिए होता है? ये होता है एग्जीक्यूशन फाइल, ऐसी फाइल जो एग्जीक्यूट हो सकती है, जो चल सकती है, चलने के लिए तैयार हो, ठीक है। ACCT कुछ नहीं होता। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है आपको? तो स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसको क्या कहा जाता है? ये रो होगा। वो पॉइंट जहां पे कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसको क्या बोला जाता है? टेलीग्राम पे तो नहीं, पर आपको एग्जामपुर की ऑफिशियल ऐप पर आज मिल जाएगी। देखो आज मैं बोल रही हूँ, आपको गारंटीड मिलेगी, आज मिल जाएगी, ठीक है। आप देखना, आपको क्या करना है, एग्जामपुर का ऑफिशियल ऐप आप लोगों ने कर ही रखा होगा डाउनलोड। एग्जामपुर का हमारा ऑफिशियल ऐप आपको क्या करना है? डाउनलोड करना है। इसके बाद आपको जाना है यूट्यूब की फ्री क्लासेस में, और उसके बाद आपका जो सेक्शन है, बैंकिंग है तो बैंकिंग के IBPS RBPO में जाना, आप UPPCL के हो तो टैगपुर के UPPCL में जाना, एग्जामपुर में हो तो एग्जामपुर के दिल्ली पुलिस में जाना। वहां पे आपको क्या मिल जाएगा? वहां पे आपको PDF मिल जाएगी। क्लियर? चलिए ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा? ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे इसका तो सेल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ही करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 में जाते हैं तो क्या दे रखा है आपको? वर्कशीट के वर्टिकल अपीयर होते हैं और वर्कशीट विंडो के ऊपर अक्षरों के द्वारा आइडेंटिफाई होता है। ओके, ये भी बहुत सही है वैसे, अगर आप देख सको, उसको पहचान सको कि क्या पूछ रहा है। The worksheet has dash vertical appears on identified by letters above the worksheet window क्या कहलाती है? रो, सेल, कॉलम, हेडिंग या रेंज। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बताना है यहाँ पे जल्दी से आंसर। तो यहाँ पे याद रखना, वो वर्टिकल की बात कर रहा है। वर्टिकल क्या होती है? वर्टिकल क्या होती है? ये होता है हॉरिजॉन्टल, जिसको हम ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। ये होता है वर्टिकल, जिसको हम क्षैतिज बोलते हैं ना। नहीं, क्षैतिज किसको बोलते हैं? क्षैतिज बोलते हैं आई थिंक हॉरिजॉन्टल को। वर्टिकल को ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। तो जो वर्टिकल होती है, वर्टिकल क्या होती है? कॉलम होती है। और वर्टिकल कॉलम में ही हम क्या लिखते हैं? ABCD, ये जो होता है हमारे वर्टिकल ABCD लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे आपका कॉलम ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन C करेक्ट होगा। अच्छा, रो होगा, वर्टिकल बोला है उसने, वर्टिकल कॉलम होती है, हॉरिजॉन्टल होती है रो। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है? क्षैतिज। हॉरिजॉन्टल ये लेटी हुई रेखा, इसको हम बोलते हैं रो। खड़ी रेखा वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर, इसको हम बोलते हैं कॉलम, है ना। तो वो यही पूछ रहा था। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। वर्ड में यूजर के द्वारा सेलेक्टेड टेक्स्ट से सेंटरिंग के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सेंटरिंग सेलेक्टेड टेक्स्ट इन द यूजर? Ctrl+A, Ctrl+B, Ctrl+C, Ctrl+D या Ctrl+E? तो क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर, क्लास बंद हो गई सर, ऐसा हुआ है क्या? क्लास एंड हो गई?